अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और बचे कुचे सच की तलाश में जो निकले थे इमरान खान साहब, उनके सवालात, उनके इल्ज़ामात, गद्दार, बेगैरत, गैरतमंद, तमाम तर बयानात आज शायद दम तोड़ गए हैं। वैसे तो खान साहब से उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसी दलील को माने, लेकिन ज़रा एक दफ़ा आपको याद दहानी करा देते हैं कि खान साहब ने क्या क्या पिछले दिनों में कहा है। ज़रा एक दफ़ा आपकी याद दहानी के लिए चला देते हैं। मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन दो डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं? जो भी मर्जी कहे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम मकरूज हैं और गुलाम हैं। शहबाज शरीफ तुम गुलाम हो जी। मजाक उड़ाएंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन भला ही हो उन नर्व्स का जिनको टेस्ट किया जा रहा था और उनकी टॉलरेंस का जिनकी टॉलरेंस ने आज जवाब दे दिया। शट अप कॉल आ गई है ISPR की जानिब से। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। क्या कहा है उन्होंने, ज़रा एक समरी आपको सुना देते हैं। जैसे मैंने कहा, एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए। एज़ फार एज़ हमारी सियासी क़यादत इस कंसर्न, ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया जहाँ पे आज हम हैं। सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आपने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। साजिश दम तोड़ गई और एब्सोल्युटली नॉट बेबुनियाद निकला, और साथ ही साथ सदाकत और अमानत के अमीन इमरान खान साहब शायद अब दोनों नहीं रहे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि 1 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अब तमाम तर चीज़ों के बावजूद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अपने ही बागी अरकान थे, उन्होंने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो बगावत की है उस पर आज इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे नियाज़ी साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और जाहिर है कि नए ATM को इंट्रोड्यूस कराया गया है सरदार तनवीर साहब को। अब जाहिर है जहांगीर खान तरीन साहब तो रहे नहीं और ना ही अलीम खान साहब रहे, तो नए ATM की ज़रूरत तो पड़ सकती है। साथ ही साथ आज इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए हैं कासिम सूरी साहब ने। लेट्स फॉरगेट के उनको अब स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं, नहीं रहे हैं, वो इस्तीफ़े तमाम लोगों के हैं नहीं हैं, रूल्स या प्रोविजंस को फॉलो किया गया है या नहीं। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम जाहिर है कि इमरान खान साहब के झूठ का जो मलबा है वो अपने मौत खुद मर गया है या अभी भी बाकी है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी तलत हुसैन साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। तलत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मैं सिर्फ आपके सामने एक सवाल ये रखना चाहती हूँ कि जिस वक्त ये प्रेशर हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब तवातुर से ट्वीट कर रहे थे और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो प्रेशर देख नहीं रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पेशावर वाले जलसे में जिन लोगों ने शिरकत की उनको भी मुबारकबाद दे रहे थे, उनका थैंक यू भी कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अभी भी वो साजिशी अंसर को पकड़ कर खड़े हैं। ये शटअप कॉल काफ़ी नहीं होगी उनके लिए? देखिए, इमरान खान साहब के लिए अमूमन ऐसे हकायक जो हैं वो बेमानी होते हैं, लेकिन ये हकायक जो आज जारी किए गए हैं ये ISPR की तरफ से किए गए हैं। ये तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का जो निचोड़ और एसेंस था उसका एक नुमाइंदा सैंपल उन्होंने आपके सामने रखा है और बड़ी मुफस्सल अंदाज से, आप कहेंगे ऑलमोस्ट सर्जिकल अंदाज से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें बाज ऐसे निकात भी रखे हैं जो अमूमन हमारी बहस का, तज्जियाती बहस का हिस्सा नहीं बनते। तो उन्होंने तमाम मामलात का बड़े तरीके के साथ जवाब दिया। हम अभी देख रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस में 32 सवाल हुए हैं मिलाकर और उन 32 सवालों में से तकरीबन 19 या 20 जो है उनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान उनके बयानी से था। तकरीबन
60% सवाल जो है इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उनका ताल्लुक इमरान खान के बयानात से है। तो जाहिर है इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप भी जानती हैं कि यहाँ पर सवालात का बहाव जो है वो खास अंदाज से तय किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई हैरत अंगेज किस्म के सवालात सुनने का मौका मिला होगा। ये सारे सवालात प्रिडिक्टेड थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसलिए तो इमरान खान साहब को जो पैगाम दिया है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये कि पिछले कई दिनों से मुतवातर उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी। जब उनके एलाइज उनको छोड़ के चले गए तो उनको समझ आ जाना चाहिए था कि सियासी हालात मुवाफिक नहीं है। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपना एलानिया जारी किया प्रेस रिलीज की सूरत में, जिसमें सिर्फ 248 के करीब अल्फाज थे और सिर्फ एक ही ऑपरेटिव सेंटेंस था एहतजाज का, और वो भी ना होने के बराबर। एहतजाज तो हुआ लेकिन मैं सिर्फ उस फिक्रे की बात कर रहा हूँ। और फिर उस मुल्क का नाम भी नहीं लिया गया उस प्रेस रिलीज के अंदर जो जारी हुई, और ना ही उसमें साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो इमरान खान साहब को समझ आ जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे क्या उनको बता रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आई। फिर इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जो अमल देखना पड़ा उसके अंदर रखना डाला। अदालतें उसके अंदर सामने आई, 5-0 का फैसला आया, फिर अदालतों ने रात को काम किया। इमरान खान साहब को समझ नहीं आया। फिर इमरान खान साहब को समझाने के लिए मुख्तलिफ जगहों से एट्रीब्यूशन के बगैर बयानात जारी करवाए गए। आपने देखा होगा रॉयटर्स की स्टोरी थी, लोगों ने ट्वीट किए कि ये जो साजिश इसका मामला कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं, लेकिन इमरान खान को समझ नहीं आई और फिर ये कैंपेन चलती रही फौज के खिलाफ। आज मेरे ख्याल में आप कहें कि तंग आमद बजंग आमद जो है वो सूरत हाल थी, जिसमें वाज़ेह अंदाज से इमरान खान के तमाम बयानिए के बखिए उधेड़ दिए गए। एक एक जो थ्रेड है उसको वाज़ेह अंदाज से उसका जवाब दिया गया। अब इसके बाद इमरान खान को समझ आ जानी चाहिए, लेकिन उनको नहीं आएगी। ये उनकी मैं तारीख के पेश नजर कह रहा हूँ। ठीक है, उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन ये बता दीजिएगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत अहम बात है, जो आई थिंक आई विल टेक अवे फ्रॉम इज कि आइंदा कभी मार्शल लॉ नहीं आएगी और जमहूरियत ही बेहतरीन तरीका है इस मुल्क को आगे चलाने का। ये आपको कैसा लगा? मतलब आपको लगता है ये तासुर जो दिया गया है कि अब जमहूरियत ही वाहिद तरीका होगा आगे चलने का मुल्क को, और ये जो मार्शल लॉ का ना लगना, यू थिंक वी शुड बाय इट? बिकॉज जाहिर है कि चीफ्स बदलते रहते हैं। क्या ये इसमें तब्दीली आ सकती है इस पोजिशन में? देखिए, आजकल वैसे भी माहौल मुवाफिक नहीं है आउटराइट मिलिट्री इंटरवेंशन का। दुनिया में बहुत कम आपको ऐसे ममालिक नजर आएंगे जहां पर आउटराइट मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, और ये माइक्रो स्टेट नुमा रियासतें हैं जहां पर ये काम होते हैं, टूटी फूटी रियासतें हैं। पाकिस्तान जैसी बड़ी रियासत जिसके ऊपर दुनिया भर की नजरें लगी हुई है, वहां पर एक अमल को मुतासर करना, उसको सबवर्ट करना और सियासी जमातों के साथ तवील मुद्दत मखासमत पैदा करना और उसके बाद ताकत को संभाल के रखना, मईशत को भी संभालना, ये आसान काम नहीं है। तो एक मेरे ख्याल में माहौल के अंदर मजबूरी भी मौजूद है जिसकी वजह से मार्शल लॉ का रास्ता अज खुद रुका हुआ है। दूसरी बात, मार्शल लॉ लगाने की खास जरूरत है नहीं, वैसे ही सारा एक पेज का एक निजाम बना हुआ है जिसके ऊपर आप बहुत सारे काम मिलजुल कर करवा सकते हैं, तो मार्शल लॉ की जरूरत महसूस नहीं होती। तीसरी बात जो सबसे अहम है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान पिछले दिहाई के अंदर बहुत तब्दील हो गया है। यहाँ पर आवाज सुनाने, बात करने के मुख्तलिफ मौके भी मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो अब आपके लिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहस को रोकना नामुमकिन है। तो मुख्तलिफ नौ किस्म के ख्यालात रखने वाले मुआशरे जो हैं और जिनके अंदर टूट फूट भी जारी है और मुआशी चैलेंजेस भी है, न्यूक्लियर स्टेट्स भी है, वहां पर आपको ऐसा निजाम चाहिए जहाँ पर सब स्टेक होल्डर्स हो। आपने कहा कि क्या ये सबसे अहम नुकता है? देखिए, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बेशुमार खबरें हैं। आपने ये पॉइंट पकड़ा कि जी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इसके साथ एक और पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि जो कुछ भी हुआ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, वो तमाम का तमाम एक सियासी अमल का नतीजा था। वो आईनी तरीकाकार था जिसके जरिए तब्दीली आई। और आपने देखा, DGI स्क्वायर ने कहा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, कहीं पर कुछ साजिश नहीं हुई। अदालतों को खोलने का उन्होंने जवाब दिया, अमरीकी अड्डों का उन्होंने जवाब दिया, साजिश का मामला उन्होंने बता दिया। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर मेरे ख्याल में सबसे दिलचस्प उन्होंने बात की जब उन्होंने सियासी जमातों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया और ये कहा कि साझा प्रोग्राम है और सियासी जमातों ने मिलजुल कर इसमें बहुत अच्छा हिस्सा डाला है। तो उन्होंने
बहुत सारी खबरें क्रिएट की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस जाविये से उसको देखना चाहते हैं। ठीक है तलत साहब, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि बात हो रही थी कि एक्सटेंशन के हवाले से डी नोटिफाई किया जाना था जनरल बाजवा को, तमाम तर चीज़ें हो रही थी, अब एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, फौज में डिवीजन की बातें हो रही थी, ऑफ कोर्स रूमर मिल फैक्ट्री है, और सबसे अहम ये कि जो लोग उन्होंने बराबर रास्त खुद लॉन्च किए हैं मीडिया में, और मैं ISPR की बात कर रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कर रही हूँ, अब उन सब के पेजेस कंफ्यूज हो गए हैं। तो तलत साहब, आपको क्या लगता है ये अवामी राय के हवाले से ये किस तरह से चेंज होगा, ये बहाव कैसे तब्दील होगा? और ये जो कह रहे हैं कि ना एक्सटेंशन लेंगे ना मांग रहे हैं एंड ही इज गोइंग टू रिटायर इन नवंबर, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कोई और बात होनी चाहिए इस हवाले से? देखिए, इसके बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। DG ISPR ने वाज़ेह अंदाज से तारीख भी बता दी कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल गुजारने के बाद अपने ओहदे से हट जाएंगे, और उससे पहले एक लिस्ट जाती है, वो लिस्ट जाएगी और जो भी तरीकाकार होते हैं उसके ऊपर नाम होंगे और उस राउंड से एक आर्मी चीफ बन जाएगा। तो अब तो इसमें कोई अबहाम बाकी नहीं है। लेकिन उन्होंने आज इस तारीख की बात क्यों की? आज इस तारीख की बात इस वजह से की कि इसके बैक एंड के ऊपर ये बयानिया चलवाने की कोशिश की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जनरल कमर बाजवा ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने अगले टेन्योर के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से डील कर ली है, और इस वजह से उन्होंने इन लोगों को आने दिया। तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि डील का तो मामला ही नहीं है, और जनरल कमर बाजवा ने अपने रिटायरमेंट की डेट की अनाउंसमेंट के बाद बता दिया कि वो इस तमाम मामले में उनका कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बहुत वाज़ेह अंदाज से बताना मकसूद था कि मैं जाती मफादात के लिए काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, और हमने एक नई पॉलिसी का इजरा किया है कि हमने न्यूट्रल होना है। और आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ न्यूट्रल की बातें की, उन्होंने कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं, क्योंकि न्यूट्रल से मुराद ये है कि अगर आप मेरे हक में नहीं है तो फिर आप न्यूट्रल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं और आइन के तहत काम करते हैं, पुरानी तारीख अपनी जगह पर, लेकिन अब ऐसे ही चलेगा और आइंदा चलेगा। जिससे मुराद हम ये लेते हैं कि ये जो निजाम इस वक्त बना है, अगर ये सियासी तरीके से इसमें तब्दीली आए तो आए, वरना कोई बजोर बाजू सड़क को गर्म करके और कॉन्फ्लिक्ट बनाकर इस निजाम को तब्दील नहीं करेगा। तो इसमें हैरत अंगेज और फिर इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना बहुत ज्यादा है मौजूदा निजाम के। ठीक है तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं अब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पाकिस्तान, जो जमहूरी भी होगी, इसमें बेजा मदाखलत नहीं होगी, मार्शल लॉज नहीं आएंगी, और इस साजिश का जो अंसर खान साहब सेल कर रहे हैं उसको भी शिकस्त हुई है। आप क्या समझते हैं ये जो न्यूट्रल वाला मामला है, इट हैज टेकन अ ग्रेट टर्न फॉर द न्यू पाकिस्तान? सना, पहली बात तो ये है कि आपने अपने इतनी बातें कही हैं कि अब मदाखलत नहीं होगी, अब मार्शल लॉ नहीं लगेंगे, अब मुल्क में रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट किया जाएगा, तो ये सारी बातें तो मेरे कानों के लिए तो म्यूजिक है। मेरे लिए मेरी तो सारी जिंदगी स्ट्रगल ये है कि हम अपने आईनी दायरा कार में रहना चाहिए तमाम इदारों को, और ये वही बात आ रही है कि आईनी दायरा कार ये है, जहां जहां हमारा आईनी दायरा है हम उसके अंदर रहेंगे। ये बात जब भी कही गई, ये आज नहीं कही गई, इससे पहले भी कहा गया। मौजूदा DG ISPR ने या मौजूदा फौजी क़यादत ने इससे पहले भी 3-4 दफा ये बात कही कि जी हमें सियासत में मदाखलत का हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें इसमें मदाखलत पे मजबूर ना किया जाए, हमें इसमें न घसीटा जाए। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है। एक बात इससे समझ आती है कि जिस तरह सियासतदानों ने माजी से सीखा है, इदारों ने भी सीखा है। अब एक अमल ये था कि हमें डेमोन्स्ट्रेट होता देखना चाहिए था कि या ये जो न्यूट्रलिटी है डेमोन्स्ट्रेट होती है कि नहीं। हाँ, अब न्यूट्रलिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई, दूसरी तरफ से कुछ और कहा जाएगा, मेरे ख्याल के मुताबिक हुई। अब हर बंदे का सच भी अपना अपना होता है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम दूसरे के सच मानते नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अब पाकिस्तान के सच को माना है कि इस दफा ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, ये एक अच्छा अमल है, और यही डेमोन्स्ट्रेशन हमें अदालतों से भी चाहिए। अगर वहां से भी आइन अपहोल्ड किया गया है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, तो जिसके हक में फैसला नहीं आता वो मानता तो नहीं है ना जी कभी भी, लेकिन
टोटली पब्लिक के अंदर तासर ये है, और ये अच्छा तासर है, ये पाकिस्तान को बचाने का और मुस्तहकम करने का तासर है। और आज उन्होंने जो बातें, कुछ वो बातें भी थी जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरे का बायस हो सकती है। मसलन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी खान साहब ने सवाल उठाया कि जी ये इनके हाथों में है, फला फला ये चोर है, ये डाकू है, इनके हाथों में वो गैर महफूज है। उसको भी कहा गया कि ऐसा नहीं है। और ये अलमिया है कि इमरान खान साहब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जब उसको सहारा देना मकसूद था, तो उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तानी रियासत के मफादात को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, वो भी उस पर भी कंप्रोमाइज करते हैं या उसको भी दाव पे लगाने में कोई बात महसूस नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये फिर आपको मानना पड़ेगा कि जो हम 75 साल से, या हमारे जो फोर फादर्स हैं वो जो 75 साल से काविशें थी, उनकी जो कोशिशें थी एक जमहूरियत पसंद पाकिस्तान को मनवाना, इदारों को अपने अपने बाउंड्रीज में रखना, वो हम ना कर सके लेकिन खान साहब ने कर दिया। सना, ये पहली बात तो ये है कि ये उस तरह नहीं है। अच्छा, पहली बात, खान साहब ने इसको पॉजिटिवली नहीं किया। हाँ, अगर उनके रिजल्ट में भी हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। चले ठीक। उनके रिजल्ट एंड पे जो है, अगर वो बेहतर है तो हमें एंड रिजल्ट देखना चाहिए। लेकिन एक बात और भी याद रखिए, ये जो जमहूर लोगों की एक तसलसल से मेहनत है, तसलसल से स्ट्रगल है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां भी हुई है, बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी मारे खाए लोगों ने, और वक्त ने सबको सिखाया है। जमहूरियत में सबको अपने अपने दायरे में बंद करने के लिए जो कानून है वो अपनी जगह, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है वो सारे कानून और आइन से बड़ा होता है। अब इस दौर में, मीडिया के इस दौर में, पब्लिक ओपिनियन जो है वो और ज्यादा ताकतवर हो गया है। लिहाजा इस दौर की और पब्लिक की आवाज की वजह से भी जल्द प्रेशर बिल्ड हो जाते हैं। अल्लाह करे कि अब जल्दी ये जो गलत तासर बना के हम गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं, हम उसमें भी मिचोर हो जाएं। क्योंकि खान साहब जो अपना नैरेटिव इस वक्त भेज रहे हैं, एंटी अमेरिका, एंटी इस्लाम और फला फला जो कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से ही सारे इदारे, ताकतवर लोग, सिर्फ फौज नहीं, सिर्फ अदलिया नहीं, इंतजामिया भी, सियासतदान भी, मीडिया भी, कारोबारी तबका भी, हर तबका एडमिनिस्ट्रेशन भी, हर तबका फिक्र को उसके अपने दायरे के अंदर बंद करना, और वो दायरा कानून का भी है, आइन का भी है, रवायतों का भी है, ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी का है, उसके अंदर बंद करने का जो हतमी फैसला करता है, रोल अदा करता है, वो पब्लिक ओपिनियन है। बेशक, और वो बात ठीक हो गया। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा, क्योंकि हम बहुत कम बात करते हैं इस पे, ये तो बात हम बहुत करते हैं कि उन्होंने दखल अंदाजी कर दी या इदारों ने अपने हदों से तजावुज़ कर दिया, हुदूद से तजावुज़ कर दिया, लेकिन ये बात कम कही जाती है कि पॉलिटिशियंस खुद फिर अपनी कमज़ोरियाँ बयान करते हैं, फिर खुद आवाज़ें भी देते हैं। जनरल राइल शरीफ को बुलाया गया था, आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब से बात करें। तो ये, और फिर एक्सटेंशन का जब भी मामला आता है, जब वो 3 नाम आते हैं, उन 3 नामों पर हर कोई डेढ़ होशियारी करना चाहता है, हर कोई अपनी अपनी पसंद का वो लाना चाहता है जनरल, लेकिन होता यही है कि मुल्क का नुकसान ही हुआ है। तो क्या अब सियासतदानों को भी ये सबक सीख लेना चाहिए कि इनकी मुदाखलत को आवाज ना दी जाए, उनको बुलाया ना जाए, खुद मामलात को हैंडल किया जाए? सना, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में क्योंकि बड़ी मजबूत तारीख है ना मुदाखलत की, जी माशाल्लाह हैं, और हुकूमतें गिराई जाती रही, बनाई जाती रही, और रिसेंट तक होती रही। अभी इसमें एक फर्क आया है, और अल्लाह करे ये आदत पक्की हो जाए। तो मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा है कि इस आदत का जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट बना हुआ है, इसमें कुछ लोगों ने, यानी उसकी कुछ क़यादत ने आके इसमें तब्दीली लाने की कोशिश की है, जो कामयाबी हुई है। लेकिन इसके खिलाफ भी बड़ी मजबूत आदतें पड़ी हुई है, वो इदारे के अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। उसको हमें रेगुलर अभी रेजिस्ट करना होगा। ये एकदम सिर्फ ये नहीं होगा कि वॉलंटरली एक दफा हर चीज अपने तौर पे ठीक हो गई है। इसको कॉन्स्टेंटली वाच करते रहना होगा, फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट। सो इन दोनों अतराफ से जहां तक ताल्लुक ये है कि दावतें देने का, तो क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई तहफ़्फ़ुज़ देने की बात होती है, गारंटर की बात होती है, तो सियासी जमातें तो क्योंकि मुस्तहकम हुई नहीं, सियासी रवैये तगड़े हुए नहीं, सो ताकतवर जिस तरह कबीलों में, बरादरियों में, गांव देहात में जब कोई पंचायत होती है ना, या जिरगा बैठता है, तो जिरगा या पंचायत करने वाले लोग वो होते हैं जो दोनों फ्री कैन से ज्यादा ताकतवर हों, क्योंकि वो दोनों फ्री कैन का
जो फैसला करते हैं उस पर अमल दरामद कराना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। लिहाजा ताकतवर के सो अगर तो आपके यहाँ इदारे तगड़े हो जाए, सारे सियासी जमातें मुस्तहकम हो जाए, तो एक दूसरे की आवाज के ऊपर या एक दूसरे की बात के ऊपर वजन महसूस करने लगे या उसके ऊपर उसका एतबार आ जाए। जब वो ना हो, जब झूठ का सहारा लिया जाए और चीट करने को आप मोतबर बना लें और उसको समझे कि यानी हमारे मुआशरे में क्या होता है कि जो बंदा दूसरे को, मैं आपको चीट कर लूं, आप मुझ पे एतबार करें, मैं आपको धोखा दे लूं, तो कहा जाता है ये बड़ा सियाना है, ये बड़ा सियासी है। हालांकि आपने मुझ पे एतबार किया, अगर आप मेरी नीयत पे शक करके मुझे पहले चेक कर लेती, आप में जहानत है, लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं ये जरा पूछा तो मार खा गई और कहना वो कर गया। ये जो रवैया है ना हमारा, इस रवैये को हमें ग्रेजुअली खत्म करना है। अभी तक क्योंकि हमारा ताकतवर इदारा वो है, जब भी कोई डिस्प्यूट अमंगस्ट गवर्नमेंट एंड अपोजिशन होता है तो फिर कौन वो इदारा है जो उनसे ताकत के गुमान में बड़ा हो और वो उनके दरमियान गारंटर बने कि कल जो बातें होंगी मैं उस पर अमल दरामद कराऊंगा। अदालत ना ये काम करती है ना कर सकती है, लिहाजा ताकतवर ही करते हैं। लेकिन अब सियासी जमातों को अमल को मुस्तहकम होना होगा और हमें अपने हरफों का, लफ्जों का एतबार कायम करना होगा, यही एक तरीका है। अच्छा कायरा साहब, वेरी लास्टली मुझे बता दीजिएगा कि ये जो अब आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स है, ठीक है उसमें जमहूरियत है और इदारे अपने अपने हुदूद का तजावुज़ नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या लगता है इस सब सच के सामने आने के बाद, खान साहब ने इस्तीफे तो दे दिए हैं, उनकी तमाम पार्टीज भी इस्तीफे दे चुकी है, कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, ये एक अलग बुनियादी क्वेश्चन है कि क्या होगा, लेकिन आपको लगता है अगर वो पार्लियामेंट में रहे और ऑपोजिशन में रहे तो क्या कोई बैकलैश हो सकता है? क्योंकि जाहिर है एक आदमी जिसने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, जिसने फॉरेन पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया, जिसने आपकी मईशत को बिठा दिया, क्या आप समझते हैं कि कोई वहां पे एक एनवायरनमेंट ऐसी बन सकती है को एग्जिस्टेंस की? नहीं, मुझे नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी है सना कि खान साहब ने पहला अपना नैरेटिव जो बनाया था वो था कि मैं करप्शन के खिलाफ फाइट करूंगा, और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 100 दिन में, पहले साल में, 2 सालों में इतना कुछ करप्शन को करप्ट कर दूंगा कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा, मेरिट का रूल आम होगा, दौलत बाहर पड़ी हुई वापस आ जाएगी, पाकिस्तान में सब हरा हरा हो जाएगा। और लोगों ने उसको यकीन किया, उसके ऊपर एतबार किया कि हाँ ऐसा हो जाएगा। हालांकि हमें पता था कि एक बंदा बड़ी सिंसियरिटी के साथ भी अगर करना चाहे तो ये मुआशरे के अंदर रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आ जाया करते, लेकिन लोगों ने एतबार किया और खान साहब ने झूठ का सहारा लिया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी पता था कि मैं नहीं कर सकता। उसके बाद भी उन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर काम ज्यादा दिया और उन्होंने अमलन काम कम किया, परसेप्शन अपना ठीक रखने के लिए मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा की। अब भी ये ठीक है कि ISPR की एक स्टेटमेंट आ गई, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीजें उन्होंने वाजे कर दी है। हमें पहले भी पता था, आपको भी पता था और लोगों को भी पता है, लेकिन खान साहब ने इस सारे अरसे के दौरान अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, जो उनका मखसूस वोटर है, उसको उन्होंने एक हिजान में मुब्तला कर रखा है और उसको वो बढ़ाते चले जाते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल है उनकी, और उसको बढ़ा के वो लोगों को अपने साथ एंगेज कर लेते हैं और लोग उनकी बातें मान रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब देखें ना, उनकी मर्जी का, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, उनकी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए और वो फाइंडिंग दे दे कि कोई अमरीकी मदाखलत नहीं है और कोई साजिश नहीं है, इवन देन वो नहीं मानेंगे, इसलिए कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी इस थ्योरी को मान रही है, वो साजिशी थ्योरियों पे बिलीव करती है कि जी हाँ साजिशें होती हैं, लिहाजा खान साहब कह रहे हैं तो ठीक है। और वो खान साहब का मसला क्या है, उनके पास और कोई नैरेटिव है नहीं जिसको लेके वो कल लोगों के पास इलेक्शन में जाएंगे। वो यही कहेंगे कि मैं इस्लाम का चैंपियन हूं, मैं कौम परस्ती का चैंपियन हूं, देखे मैं शलवार। तो कोएग्जिस्टेंस मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है या मुश्किल? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इसको मानेंगे, क्योंकि उनके पास और नैरेटिव ही कोई नहीं है। अगर इसको मान ले तो फिर तो वो फारिग हो गए, लिहाजा वो लड़ाई की तरफ जाएंगे, तसादम की तरफ जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। और हमारे लिए चैलेंज आपके लिए बड़ा है कि हमने इस तसादम को अवॉइड भी करना है, अनोखे लाडलों का ख्याल भी करना है और उनको काबू भी करना है। ठीक हो गया कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद तो बात करेंगे कि जाहिर है एक तमाम तर चीज़ें, सूरत हाल जो ISPR की जानिब से सामने आई हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव अब भी वहीं अटका हुआ है जहाँ पे पहले अटका था। वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं और फेवरेबली अपने हवाले से, वो क्यों, इस पर बात करेंगे आलिया हमजा साहिबा से आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन कहूँ, फॉर्मर नेशनल असेंबली मेंबर कहूँ। आलिया, यू वर द फर्स्ट वन टू रिजाइन। अभी आप मुझे ब्रेक में बता रही थी खान साहब ने कहा इस्तीफ़ा दे दें, आपने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बहुत ही गैर एलानिया मुफस्सिल किस्म की ISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, जो तमाम तर गुफ्तगू इमरान खान साहब करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। जो साजिश के अंसर की बात हुई उसको मदाखलत कह दिया गया। अब मदाखलत और साजिश में एक वाज़ेह फ़र्क है। ये फेवरेबल आप भी ले रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और मौजूदा इस वक्त हुकूमत वक्त भी इसको पॉजिटिवली ले रही है अपने हवाले से। आप इसको कैसे फेवरेबल लेती हैं? थैंक यू सना। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि बहुत से दानिश्वर जो ये कहते थे कि ये तो खाली कागज है जो खान साहब लहराते रहे हैं। अब हुआ क्या है, अब वही लोग कह रहे हैं कि खत भी मौजूद था, डॉक्यूमेंट भी मौजूद था, दस्तावेज भी मौजूद थी, लेकिन इसमें साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी। अब मैं जरा साजिश और मुदाखलत का फर्क बता देती हूँ। इतवार और संडे में क्या फर्क होता है, अमेरिका और USA में क्या फर्क होता है, इंडिया और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। अब मैं ये बता रही हूँ कि ये कौन सी बात है, मुदाखलत करके मुल्क की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उड़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस पर बहस हो रही है कि साजिश के तहत तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए, एक मुंतखब वजीर आजम को हटाकर आज आप देखें हमारे 5-6 इस्तीफे और आ गए हैं। 123 मेंबरान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। यानी वी वर द लार्जेस्ट पार्टी इन नेशनल असेंबली, और लाकर जिनको बिठाया गया 85 मेंबर्स हैं। ये जो बात है, यही हम कहते हैं साजिश तो नीयत है, मुदाखलत अमल है। काफिला तो लुटा है, और काफिला लुट कर किनके इशारे पर लुटा है, किनके इशारे पर मुनारिफ अरकान अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते रहे, किनके इशारे के ऊपर नोटों की बोलियां खुली है, किनके इशारों के ऊपर जमीर की मंडियां लगी हैं, और उसके बाद उन्हें मुनहरिफ अरकान को, इत्तेहादियों को दिखाकर उनको जिसे कहें उनकी सीट चेंज कराई गई है। माना है, आज मैं ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का बयानिया, पहला बयानिया जो हम जिस खत को कतरी खत कहा जाता था, उसकी वैलिडेशन हुई है। दूसरी चीज साजिश कहें, मुदाखलत कहें, लेटेंट इंटरफेरेंस कहें, उसकी हुई है। चौथी चीज अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई है, जिस पर ऑफिशियली डिमाश भेजा गया। पांचवी चीज जो खान साहब ने कहा था निकलते वक्त, अपनी एक अकलौती डायरी लेकर PM ऑफिस से निकलते वक्त, कहीं कोई रह तो नहीं गया मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ कोई रह तो नहीं गया। तो आज मैं आपको इतना बता दूं कि मैं पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी यूथ जाग रही है। हम ना ये करेंगे मरियम नवाज की तरह डॉनलिस्ट करने वाले हैं, हम ना नेमो स्कैंडल को उछाल कर वहां पर ले जाने वाले हैं। हम तो सिंपल कह रहे हैं, मरासला अरसाल हो चुका है, जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध, पानी का पानी करें। किस तरह से गद्दारों को, भिखारियों को। ठीक हो गया आलिया, नाउ आई हैव टू स्टॉप यू। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, रिटायर्ड ने। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब। मैं ये सवाल आपके पास लेकर आऊंगी क्योंकि साजिश कह रही है नीयत है, मदाखलत अमल है। आलिया हमजा साहिबा अभी भी कह रही है जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। ये एक एंड नहीं हो रहा इसका। ठीक है, अगर मदाखलत भी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाए तो वो कह रही है कि जाहिर है इनके ज़मीर बेचे गए हैं, ज़मीर खरीदे गए हैं। जी एयर मार्शल साहब, आप बता दीजिए क्या ये हुआ है। देखें जी, आज जो DG ISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जी सर, उसके बाद तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात रद्द कर दी कि ये कोई साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया उस मरासले में। मगर फिर भी सवाल जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये है कि ज़रूरी नहीं कि साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो। मुदाखलत की ज़बान तो मान ली ना सब ने जी कि मुल्क के मामलात में मुदाखलत की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो इस पर एक कमीशन बनाया जाए। ठीक है, आप रीइंफोर्स कर रहे हैं इस पॉइंट को। जी, और उस कमीशन में ऐसे लोग हों जिन पर वाकई कोई उंगली ना उठे। जैसे पहले भी हम इस तरह के कमीशन बनाकर कुछ चीज़ें जो हैं उनकी हकीकत ढूंढते रहे हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक कमीशन बनाया जाए, ताकि क्योंकि अवाम में भी इस वक्त ये तासर जो है वो फैला हुआ है कि पाकिस्तान के साथ एक साजिश की गई है जिसके तहत
हुकूमत हटाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ताकि तारीख में कोई इस तरह का इबहम ना रह जाए तो एक कमीशन बना देना चाहिए, ताकि वो कमीशन इस बात को वंस एंड फॉर ऑल ब्लैक एंड वाइट में पूरी कौम के सामने ले आए। तो सर आपको लगता है कि डीजी ISPR कहें तो भी बात ख़त्म नहीं होती, आपके अदलिया से फैसला आ जाए तो भी बात ख़त्म नहीं होती, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो भी बात ख़त्म नहीं होती, लेकिन बात ख़त्म हो जाएगी अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए? इसकी क्या गारंटी है कि उसकी जो रिपोर्ट आएगी उस पर भी कोई एतराज़ नहीं उठेगा? बात यह है कि गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता जी, मगर वो कहते हैं जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, it must seem to have been done। तो कम से कम लोगों के सामने वो सारी चीज़ आ जाएगी जो हम कर सकते हैं। तो अभी हमें उसके we should not stop short of that, ताकि जो बातें ये उठाई गई हैं या ये उठाई जाती रहेंगी उनका जवाब once and for all आ जाए। ठीक है, कुछ सवालात के जी 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 सर। और अगर फिर भी इस पर कोई उंगलियां उठाएंगे कि जी हमें ये कबूल नहीं है, तो फिर लोग इसका गवाह होंगे कि जो कुछ हम कर सकते थे, यानी हमने बाकायदा इंक्वायरी की कमेटी भी बना दी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ ये हो जाना चाहिए। ठीक है आलिया, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू आफ्टर दिस ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है आप लंबा बोलेंगी, लेकिन इसलिए वक्फा ले लेती हूँ ताकि आपको फिर इंटरप्ट ना करूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। सर मैं ये दो बातों की, तो आपने तीन बातों की तरदीद किया ISPR की तरफ से जो आई है मुफस्सल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तीन बातों की तरदीद की है जो खान साहब कह रहे थे। एक बात पे तो हमने बात कर ली कि उस पर कमीशन बननी चाहिए, वहाँ पर बात आपकी ठीक है। अब आ जाइए दूसरी बात पर। वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बुलाया था और उन्होंने मदाखलत के लिए मांगी थी या मदद मांगी थी कि अदम एतमाद वापस लेके ये बात की जाए कि इस्तीफे पे इत्तफाक कर लिया जाए। दूसरी बात ये थी, जो तीसरी बात है और जो दूसरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो है कि अड्डे तो सिरे से मांगे ही नहीं गए। तो ये एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे थे? आलिया, आप जाहिर है कि अड्डे मांगे होंगे तो डीजी ISPR को तो इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो जब इसकी तरदीद कर देते हैं तो एब्सोल्युटली नॉट खान साहब किसको कह रहे थे? अच्छा सना, मैं कुछ चीजों पर पहले बात कर लूं जो मैं पहले डिस्कस करना चाह रही थी। देखिए, पहली चीज हमें एक चीज को तो देख लेना चाहिए कि जो धमकी आमेज मरासला था ये एक हकीकत थी, ये कोई अमेरिका की तरफ से लव लेटर नहीं आया था कि हम कह रहे हैं जी धमकी नहीं थी, साजिश नहीं थी, या उन्होंने सिर्फ मुदाखलत करके प्यार से कहा था इमरान खान को हटा दो। भारत में जब भारत बलूचिस्तान में भी बैरूनी मुदाखलत ही करता है, यही चीज होती है, तो पहले तो हमें एक इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी दो तीन चीजों के ऊपर कहा कि हमें सियासत से दूर रखें, लेकिन सवालात बेशक सारे सियासी करें, हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे। होना सिर्फ इतना चाहिए, इस चीज को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं। कितने भी लोग हैं, हम अगर गलत कह रहे हैं, हम किसी चीज की तशरीह गलत कर रहे हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि साजिश नहीं, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है, ये हमारे मुल्क की सालियत का मसला नहीं है, हमें एक्सपोज करें, हमें कोई इसके अंदर नहीं। अब आज आपने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा, मुझे आप ये बता दें 6-7 दिन पहले तो जो हमारे वज़ीर आज़म आए हैं वही ये कह रहे थे, उनका बेटा ये कह रहा था कि आपने फौजी अड्डे देने से इनकार क्यों किया, आपको अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। न्यूयॉर्क टाइम्स की 7 मार्च की एक रिपोर्ट पढ़ लें, फिर उसके बाद जो जिस तरह का खान साहब के साथ तो डीजी ISPR गलत कह रहे हैं, यानी कि डीजी ISPR इज इल इन्फॉर्म्ड। आप कह रही है ना उनको डॉलर का रेट पता है ना उनको कुछ पता है, या आप कह रही है कि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इज इल इन्फॉर्म्ड? सना, मेरे ख्याल में डीजी ISPR अपनी बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं PTI के मौकफ को एक्सप्लेन कर सकती हूं। नहीं, PTI के मौकफ में आप उनकी इन्फॉर्मेशन पे बात करिए ना, तो अगर अपने मौकफ पर आप किसी और के ऊपर बात करिए तो मुझे उसको मैं किसी की बात को गलत या सही नहीं कह सकती। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि क्यों वज़ीर आज़म और उनके जो अब नॉमिनेटेड बंदे हैं और पूरी ऑपोजिशन ये क्यों कहती रही कि आपको क्या जरूरत हुई अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की, कोई तो वजह थी। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है डॉन न्यूज़। अच्छा चलें अब उस पे आ जाएं क्योंकि वक्त कम है। आलिया सियासी मदाखलत में वो पैगाम लेकर आए थे या उनको बुलाया गया था?
देखिए मेरी एक बात सुने, मुझे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैं इस बारे में कमेंट कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कमेंट कर सकती हूँ कि माशी हालात सारे खराब हुए अदम इस्तेहकाम के, ये जो अदम एतमाद आई उसके बाद सारे हमारी जो स्टॉक मार्केट के और जो हमारे डॉलर के रेट थे और मुल्क की जो इंस्टेबिलिटी थी और जिस तरह के हालात जारी हो रहे थे, उसके अंदर अगर कोई इस तरह की कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन जो कहा गया है वो कैटेगोरिकली यही कहा गया है कि हमें इंतखाबात कराने हैं। ठीक है आलिया, लेट मी गो टू लेट मी एंगेज शाहिद साहब आल्सो। आलिया ओके, आलिया ओके, लास्ट मुझे बात करने मैंने, और जो एब्सोल्युटली नॉट की बात हो रही है, खान साहब से इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे लेगा तो आप क्या जवाब देंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और यही DGISPR ने कहा कि अगर हमें भी कहेंगे तो हम भी ये कहेंगे। आप ये कह रही हैं कि अड्डे मांगे गए थे या नहीं मांगे गए थे, ये बता दीजिए। क्या इस मफरूजे पर बात हुई थी कि अगर अड्डे मांगे गए तो आप एब्सोल्युटली नॉट कहें? करना सबसे ज्यादा ट्वीट यही हमारे ही लोगों ने की थी। मेरे पास तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी है, अगर कहती है आलिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और DGISPR के बयान में कुछ तो फर्क कर लें। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, अमेरिका की साजिश है लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पे यकीन है, ये अजीब बात है। अच्छा ठीक है शाहिद लतीफ साहब, मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि वो कह रही हैं कि डॉलर का रेट भी वो उन्होंने ठीक नहीं लिया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब वो अड्डों की बात पे भी कह रही हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका से ऑपरेट करता है और अमेरिका जिसने हमारे खिलाफ साजिश की है, तो ऐन मुमकिन है ये भी साजिश हो। आप क्या कहेंगे, क्या DGISPR से ज्यादा पता होगा खान साहब को कि अड्डे मांगे गए हैं या नहीं मांगे गए हैं? प्लस ये बात के सियासी मदाखलत के लिए हमें बुलाया गया, हमें कहा गया, ना कि हम आए उनका पैगाम लेकर। देखिए जी, ये जो अड्डों वाली बात है, मैं समझता हूँ कि ये भी अजम्पशन थी जिसमें सवाल किया गया था कि अगर अमेरिका अड्डे मांगेगा तो आपका क्या जवाब होगा। ये इमरान खान से पूछा गया था, तो उन्होंने उसका भी अजम्पशन के तौर पे जवाब दिया था एब्सोल्युटली नॉट। अड्डे मांगे जाने पर जवाब ये नहीं गया था, ये एक अजम्पशन थी, ये एक सवाल था कि अगर वो मांगेंगे तो आप क्या जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल में ये अजम्पशन बेस्ड जवाब है, अजम्पशन बेस्ड ही सवाल था। ठीक हो गया। जहाँ तक बाकी साजिश का एलिमेंट है, मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जुडिशियल कमीशन बनाएं। आप साजिश को नहीं मानते या उसके खिलाफ जो इस वक्त आज ISPR ने ब्रीफिंग की है उसको नहीं मानते? किस बात को आप नहीं मानते? नहीं, क्या बात की है? नहीं, मैंने कहा साजिश को आप नहीं मानते कि साजिश एग्जिस्ट करती है, या आप ये नहीं मानते कि साजिश एग्जिस्ट नहीं करती, ये बता दें। नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि साजिश तक पहुंचने के लिए इसकी इंक्वायरी जरूरी है। ठीक हो गया। जुडिशियल कमीशन एक इंक्वायरी करे, ठीक, और हम तो को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख के, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं ना इंटरफेरेंस की, अब इंटरफेरेंस को फिर आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। मुझे बता दें, सियासी मदाखलत में जो बार बार खान साहब कह रहे थे कि मेरे पास वो लेकर आए कि 3 ऑप्शंस, वो कह रहे हैं जी हम तो लेकर ही नहीं आए, उन्होंने बुलाया, तो ये तो झूठ है या नहीं? ये भी ISPR साहब को या DGISPR को इन्फॉर्मेशन। मैं DGISPR की बात इसलिए मानूंगा कि वो तीनों ऑप्शंस का कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने जो है वो हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ये 3 जो ऑप्शंस हैं इनमें से एक मनवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ISPR की बात पे यकीन रखते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू शाहिद लतीफ साहब, थैंक यू आलिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कोशिश की कि एक जो मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई गैर एलानिया तौर पर DGISPR की जानिब से, वो तमाम तर शुबहात को या इल्ज़ामात को ख़त्म कर दे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इल्ज़ामात की सियासत थोड़े दिन और चलेगी। जुडिशल कमीशन बननी चाहिए या नहीं, ज़ाहिर है ये आने वाले वक्त में डिसाइड होगा, और क्या इसके ऊपर रिपोर्ट आती है उसको भी देखते रहेंगे। आप रहिए 24 न्यूज़ HD के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।